प्रणाम स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी प्यारी बुक है, बीएससी 5th सेमेस्टर की बुक है। कौन सी बुक है? आपको पसंदीदा बुक है, जिसे हम बोलते हैं स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की बुक है। ठीक है, और आपका थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम का नाम भी आप जानते हो, कौन सी? लियोविलेज थ्योरम। इसे लाइवली भी बोला जाता है। सबका बोलने का तरीका अलग अलग है। आपको नाम पे नहीं जाना है, बस आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी चीजें इसमें याद रखनी है। कौन सी छोटी मगर मोटी चीजें? कलर चेंज करके देखता हूँ। छोटी मगर मोटी चीजें कौन सी है? जैसे आपसे बात करूं मैं फेज डेंसिटी की। फेज डेंसिटी जानते हो इसके बारे में? नहीं जानते? सर हम नहीं जानते। अबे क्यों नहीं जानते? अरे फेज पॉइंट जानते हो? सर जानते हैं। इसके बारे में तो आपने बड़ी डिटेल में चर्चा की है। तो वही किसी वॉल्यूम में कितने फेज पॉइंट प्रेजेंट है। जैसे मैं आपसे बात करूं, ए एन वॉल्यूम है वी फेज में। अगर हम छोटा सा कोई वॉल्यूम एलिमेंट ले लें, छोटा सा क्या ले लें? वॉल्यूम एलिमेंट ले लें। चांद मेरे, क्या ले लें? वॉल्यूम एलिमेंट, जिसे हाइपर वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या? हाइपर वॉल्यूम भी बोलते हैं। इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? नन्ना सा होगा। इसका वॉल्यूम डेल्टा वी होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसमें पार्टिकल भी थोड़े से होंगे, डेल्टा एन। तो कितने पार्टिकल हैं कितने वॉल्यूम में? कितने पार्टिकल हैं कितने वॉल्यूम में? इसे क्या बोला जाता है? आपका फेज डेंसिटी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी सर, पता थी। अब ये हाइपर वॉल्यूम निकलता कैसे है? देखो वॉल्यूम को तो आप जानते हो। सर हम वॉल्यूम को नहीं जानते। पहले मैं आप एक बात बताओ, येलो चमक रहा है, इतना क्लियर नहीं चमक रहा जितना लाल चमक रहा है। कोई बात नहीं, रेड ही रखेंगे हम किसे जानते हैं? हाइपर वॉल्यूम। सर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी कि कोई भी बॉडी दी हो, उसकी सारी डायमेंशन की मल्टीप्लाई कर दो, लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की। जब इन डायमेंशन की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइपर वॉल्यूम की, अब आपको पता है कोई भी इसमें छोटी छोटी फेस सेल में बना हुआ होता है, Q1 Q2 Q3 Qn डॉट 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 तक। तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? सबकी मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपसे डेल्टा वी की वैल्यू पूछूं तो डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डेल्टा Q2 डेल्टा Q3, ये सब इसका कहाँ तक चलेगा? डेल्टा Qn तक। ये इसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अब हम इसे आगे लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ पीडीएफ है, पीडीएफ आधी अधूरी है, तो आप इसे देख के ऐसे स्क्रीनशॉट मत लेना। इसमें बहुत सी चीजें गायब हैं, वे चीजें आपको अच्छे से समझनी है। जैसे मैं आपसे बात करूं, इस थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम का नाम है लियोविलेज थ्योरम। LIOUVILLES, लियोविलेज थ्योरम, THEOREM। ये हमारी लियोविलियस थ्योरम है। दो पार्ट में है ये। ठीक, अब दोनों पार्ट की हम चर्चा करेंगे। तो पहले लिख लो, अकॉर्डिंग टू लाइवले, लियोविले के अनुसार। कितने स्टेटमेंट है इसमें? दो स्टेटमेंट है। तो हम पहले स्टेटमेंट की चर्चा करेंगे। दो फेज डेंसिटी है, उसमें परिवर्तन शून्य होता है। अब परिवर्तन शून्य होने का मतलब वो चीज क्या होगी? कंजर्व, मतलब जितनी पहले थी उतनी की उतनी बाद में रहेगी, संरक्षित होगी ना वो। तो इसमें फेज डेंसिटी संरक्षित रहती है, बदलती नहीं है। मतलब जितने पार्टिकल जितने वॉल्यूम में एक बार में है, बाद में भी उतने ही रहेंगे। आप समझ रहे हो? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा लिख दो इस बात को। क्या? द रेड मार्कर ले लेते हैं। the rate of change of phase density in phase space, कि किसी भी फेज स्पेस में जो फेज डेंसिटी में चेंज है वो कितना होगा? विल बी इक्वल टू 0। दैट इज, अर्थात बेटा डेंसिटी को रो बोलते हो
तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 0। इस बात को आप इजीली लिख सकते हो। अब डेंसिटी में परिवर्तन 0 है, डेंसिटी में परिवर्तन 0 होने का मतलब कुल डेंसिटी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो इस बात को भी लिख दो, इट रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फेज डेंसिटी। यह फेज डेंसिटी के संरक्षण को निरूपित करता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आप लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन एक्सटेंशन, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। इस बात को लिख दो, द रेट ऑफ चेंज इन एक्सटेंशन ऑफ हाइपर वॉल्यूम will be equal to 0। That is, आप हाइपर वॉल्यूम को डी वी से रिप्रेजेंट करते हो, कर्ली वी से या डेल्टा वी से, इसका क्या करोगे, डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यानी कि वो क्या कह रहा है कि जो हाइपर वॉल्यूम है उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं हो रहा, यानी कि वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो आप यहां भी इस बात को जू का तो ही लिख सकते हो, क्या, it represents the law of conservation, it represents the law of conservation for किसमें, for extension in hypervolume। बेटा कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप, मैं बोल भी रहा हूं इसी वजह से। तो हमने एक छोटा सा क्या मान लिया, छोटा सा टू, ये दिख रहा है छोटा सा, ये वाला छोटा सा क्या मान लिया मैंने, ये एक हाइपर वॉल्यूम मान लिया। इसकी जो वे थी डायमेंशन Q1 Q2 Q3 थी, तो इसका जो वॉल्यूम है डेल्टा वी वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा वी बराबर डेल्टा Q1 कोमा डेल्टा Q2 डॉट 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 डेल्टा Qn तक। इस तक ही तो आ जाएगा इसका वॉल्यूम, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। लेकिन आपको एक और पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम है आपका इसमें वो Q और P दोनों का फंक्शन होता है, तो साथ में P भी तो चलेगा, क्या चलेगा, P भी चलेगा और टाइम भी चलेगा। इरेजर कहाँ है, इरेजर ये रही, इसे रफ करके इस बात को आपको यहाँ छोटे से एंगल में इस बात को मैं फिट कराने की कोशिश करता हूँ। क्या, जो डेल्टा वी है, कहूँ गया धीरे धीरे इसकी मार्कर की आदत पड़ेगी, अभी तो लिखा भी नहीं जा रहा मेरे से, ठीक है। डेल्टा Q1 कोमा डेल्टा Q2 कोमा डॉट 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 डेल्टा P1 कोमा डेल्टा P2 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या चल रही है, आपकी हाइपर वॉल्यूम की क्या चल रही है, वैल्यू चल रही है, ठीक है, होगी। अब यहाँ पे समझो हमने ये एक हाइपर वॉल्यूम, इतना बड़ा नहीं होता, नन्ना सा सोना सा प्यारा सा होता है, लेकिन इतना बड़ा इसलिए माना ताकि आपको दिखा सके ये पॉइंट Q1 है, Q1 प्लस डेल्टा Q है, यहाँ से कोई क्या है पार्टिकल एंट्री कर रहे हैं और इधर से निकल रहे हैं, यानी कि जो AD सरफेस है इधर से एंट्री कर रहे हैं और BC सरफेस से निकल रहे हैं। यहाँ पे जो इनकी वेलोसिटी है वो Q1 डॉट है और इन पार्टिकलों की वेलोसिटी यो है। यहाँ पे डेंसिटी रो है, क्या है चांद मेरे, डेंसिटी रो है, रो। यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, रो प्लस कर्ली रो डॉट अपॉन डी रो इंटू डेल्टा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, अभी इसकी जरूरत है नहीं, आगे पड़ेगी वो बात मैं आपको जब बता दूं।
ठीक है, ये यहाँ पे होगी। इस चीज को अब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज हम फिगर के माध्यम से समझा सके। थ्योरम लंबी है तो आपके छोटी छोटी चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लेट, अब आप देखने की कोशिश करो, लेट अस सपोज फेज स्पेस ABCD, और फेज स्पेस हो गया, हैविंग फेज डेंसिटी रो, हाइपर वॉल्यूम डेल्टा V एंड फेज पॉइंट डेल्टा N, देन dN बराबर रो dV हो गया। अरे यार, रो बराबर किसके होता है? रो बराबर dN अपॉन इसके dN नहीं, डेल्टा, छोटा सा हाइपर वॉल्यूम मानना हुआ है तो छोटा सा ही मानेंगे। रो कितना हो गया? डेल्टा N अपॉन डेल्टा V। तो यहाँ से डेल्टा N की वैल्यू क्या आ गई? डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंच गया, रो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N। डेल्टा N की वैल्यू आ गई, ये रही, दिख रहा होगा आपको। रो मैंने एज इट इज रखा और इस डेल्टा V की वैल्यू खोल दी, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 QT तक, फिर P1 वाली टर्म शुरू होगी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैंने क्या किया, मेरी थ्योरम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो मैंने इसमें इधर क्या था, डेल्टा N, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो इधर भी होगा। तो ये वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स है, तो ये तो एज इट इज रहेगा वॉल्यूम तो पूरा का पूरा। इसका कितना हो जाएगा? d/dt डेल्टा N, इस डेल्टा N का डिफरेंशियल हो जाएगा। बताओ, डेल्टा रो का कोई समस्या? सर ये हमें दिख नहीं रहा, अगर मैं आपको इधर का हिस्सा स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिखाऊं, कैसे करते हैं? ऐसे ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ले लिया। चलो, अब हम जहां थे वहीं पहुंच जाते हैं, पहुंच गए। अब हम इस हिस्से पे आते हैं। इधर का हिस्सा तो हम यहां तक लिख चुके। हमने Q1 डॉट क्या मान लिया? मार्कर सेलेक्ट किया नहीं। इफ Q1 डॉट इज द वेलोसिटी एट AD पे जो वेलोसिटी है Q1 डॉट है, और जो आपकी इधर की साइड है किस पे, BC पे, उस पे वेलोसिटी कितनी? Q1 डॉट प्लस ये वाली। अरे यार, Q1 इसका फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कर्ली Q1 डॉट अपॉन कर्ली Q1 इंटू डेल Q1। बेसिक सी चीज है। अगर ये नहीं पता तो आप थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ लो, मैथ वाले स्टूडेंट है, इतनी मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इज द वेलोसिटी एट BC ऑफ फेज स्पेस ABCD, देन नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन्वर्टिंग फेज एट फेज AD पर सेकंड। बेटा AD पे जो इन्वर्ट का मतलब है कितने नंबर डल रहे हैं, तो रो बराबर किसके है? N अपॉन V के। तो N कितना हो गया? रो V, ये मैंने कितने मान लिए? N1। तो रो और वेलोसिटी कितनी इसकी? पहले तो पूरा पार्टिकल कितना, डेल Q1 डेल Q2 डेल Q3, ठीक। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने पार्टिकल डल रहे हैं, बस हमने पहले के लिए लिया है। अब सिमिलरली करके फिर दूसरे तीसरे सबके लिए लिख देंगे। पहले के लिए लिख रहे हैं तो पहले की वेलोसिटी कितनी होगी? Q1 डॉट कहाँ गई? योरा Q1 डॉट, बाकी आगे की टर्म सारी ऐसी की ऐसी। बताओ कोई समस्या? ऐसी हम बात करें BC के लिए, BC के लिए रो भी तो चेंज होगा, इसी तरीके से रो चेंज होगा। कितना? रो प्लस कर्ली रो अपॉन कर्ली Q1 इंटू डेल Q1। तो यहाँ इसकी जगह Q डॉट की जगह रो ने ले ली। चलो, ऐसे वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे यहाँ पे सेम ऊपर वाले की तरफ रखा, देखो BC पर रो की वैल्यू ये आ गई और Q1 डॉट की वैल्यू ये आ गई, बाकी आगे की टर्म एज इट इज। बताओ कोई? अरे यहाँ पे जब Q1 रख दिया तो आपको इस टर्म को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ये टर्म यहाँ से प्रिंट में मिस्टेक होगी अभी, ठीक है। अब N2 की वैल्यू कितनी आ गई? मैंने मल्टीप्लाई कर दी, क्या रो की पहले इसमें करी। अब आप देखना, थोड़ा सा इरेजर लेकर पहले इस टर्म को रफ कर देता हूं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। रो की इसमें करी, कितना? रो Q1। फिर किस में करी? इसकी रो की अगली वाली टर्म में करी, कितना? रो कर्ली Q1 डॉट अपॉन कर्ली Q1 इंटू डेल Q1 हो गया। अब इसकी इसमें करी, देखो Q1 डॉट एज इट, और इसका कर्ली रो बाई कर्ली Q1 डेल Q1 प्लस
ये जीरो कैसे आ रहा है? इसकी जब इसमें करेंगे तो डेल Q1 और डेल Q1, डेल तो खुद ही छोटी राशि, छोटी बहुत नन्ही सी प्यारी सी क्वांटिटी है, और जब डेल Q1 का स्क्वायर हो जाएगा तो और भी छोटी हो जाएगी, तो इसे हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे यही बात मैंने बताने की कोशिश की है आपके लिए। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, QR टेंस टू 0 पर सेकेंड। ठीक है, क्या जो फेज पॉइंट है हायर ऑर्डर इससे भी 0 के बराबर होगी। बाकी ये सारी टर्म एज इट इज, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। अब चेंज इन फेज पॉइंट लेवे, यहाँ पे ये मिटा हुआ है, आप लिख लेना, सो चेंज इन फेज पॉइंट, सो चेंज इन फेज पॉइंट, फेज पॉइंट में चेंज कितना होगा, n1 माइनस n2। अब n1 कहाँ है, ये रहा, और n2 कहाँ है, ये रहा। आप n1 और n2 में एक चीज बड़े ध्यान से देखो, ये वाली टर्म तो कॉमन है। लो मैं पूरा क्लीन कर देता हूं एक बार, तब आप इजीली समझोगे, ये तो आप चीजें समझ गए होंगे। ये तो काटना है, बाय मिस्टेक गलती से प्रिंट आ गया बेटा, इसे आपको क्या करना है, काटना है। लो मैं पेन का कलर व्हाइट लेके इसे क्या कर देता हूँ, इसे ढक देता हूँ। ये टर्म आपको लिखनी चाहिए नहीं है, ठीक है। बताओ, अब तो कोई समस्या नहीं, इस टर्म से कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि Q1 तो Q1 डॉट में बदल गया फर्स्ट पेज पे, जब सेकंड पे बात करते तो Q2 डॉट की Q2 पे वेलोसिटी ले जाती, और 3 पे बात करते तो Q3 की वेलोसिटी ली जाती। अब फेज बैंड कितना हो गया, n1 माइनस n2। अब आप देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म माइनस करनी है, n1 माइनस n2, तो ये वाली टर्म क्या है, कॉमन है। तो हमने Q2 Q3 और डेल्टा टी तक PT तक ये चीज कॉमन ले ली। यहाँ क्या बचा, अंदर की साइड यो बचा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो इससे ये टर्म कैंसिल आउट ना हो जाएगी, क्या बचेगा, रो कर्ली Q1 डॉट अपॉन कर्ली Q1 इंटू Q1, ये पूरी डॉट, और ये पूरी टर्म बची। सर n1 माइनस n2 लिखा है तो टर्म माइनस में आएगी, वो आपकी इच्छा, आप n2 चाहे n1 कर लो, हमें तो लास्ट में चेंज निकालना, और चेंज में प्लस माइनस का कोई भी रोल होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप एक चीज सिंपल सी तो देखो, मैंने जब घटाऊंगा n2 में से n1 या n1 में से n2 घटाऊंगा, तो ये वाली टर्म तो इससे घट जाएगी, ये वाली टर्म बचेगी, और बाकी ये सब कॉमन। अब इस वाली टर्म में देखो डेल Q1 दोनों में, तो डेल Q1 बाहर लिख लिया, क्या बचा, रो कर्ली Q1 डॉट अपॉन कर्ली Q1 प्लस Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल Q1, ये Q1 दोनों में कॉमन था, बाहर ले लिया, सारी की सारी टर्म एज इट इज। अब आपको सिंपल सी एक चीज बता है, यो हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल ले सारी कहानी, ये हम निकाल लें पोजीशन के रेस्पेक्ट में, थोड़ा टफ है, लेंथी है मुझे पता है, लेकिन समझना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, फेज पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो हमने इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ रिमेनिंग फेज पॉइंट में रख दिया, वो भी किसमें, केवल पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो इस वाली टर्म को देखो एज इट इज, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे डेल भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये हाइपर वॉल्यूम है, तो इस वाली टर्म को सारी को, इस वाली टर्म को डेल भी लिख दिया। अब बात कर रहा सेम सिमिलरली चेंज, हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला, पोजीशन के। अब अगर हम मोमेंटम के रेस्पेक्ट में निकालना है तो P1 की जगह पे क्या लिख दो, इसकी Q1 की जगह पे बस P1 चिपका दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का रो ऐसी कर्ली P1 डॉट अपॉन कर्ली P1 प्लस P1 डॉट कर्ली रो अपॉन कर्ली P1। बताओ, ये वाली टर्म यहाँ ऐसा लग रही है, ठीक है। Q1 डॉट, Q1 की जगह P1 आएगा, आ जाए यार, अभी इस पे थोड़े से कच्चे चल रहे हैं हम, समय लगेगा बच्चा इसे सीखने पे। Q1 की जगह P1 डॉट इंटू कर्ली रो अपॉन कर्ली P1, फिर R से बन गया यार P1,
अब ठीक है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां पर क्यू है वहां पे पी चिपका दोगे। किसके लिए? मोमेंटम, क्योंकि क्यू पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और मोमेंटम को पी रिप्रेजेंट करता है। आप इसका पूरे का क्या ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कोई मैंने यहाँ पे अलग चीज नहीं लगाई, कभी आप सोचो मैंने बहुत खतरनाक चीज लगा दी। ले लिया। अब नेक्स्ट पेज पे चलो, जो इस थ्योरम का लास्ट पेज है, छोटा सा पेज है, नन्हा सा पेज है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन लिख ली है, लेकिन उसे लिखने से पहले आपको मोमेंटम और पोजीशन वाली जोड़ देनी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंबाइनिंग इक्वेशन 5 एंड 6। ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 6 है, कर ली हुई तो मैं भूल गया लिखना। तो अब मुझे इन दोनों को प्लस कर देना है। तो अब आप देखो माइनस तो दोनों में है, तो माइनस दोनों से कॉमन आ जाएगा, और करली भी दोनों में, यानी कि डेल भी दोनों में है, ये रहा डेल भी दोनों में है, ये कॉमन आ जाएगा। माइनस कॉमन और डेल भी कॉमन, तो माइनस कॉमन, देखो एक सेकेंड, बराबर माइनस कॉमन ब्रैकेट शुरू, और लास्ट में क्या लिख देंगे, डेल भी लिख देंगे। अब आप प्लस कराओ, देखो बेटा ये वाली टर्म जो की तू रो डी क्यू वन डॉट डेली क्यू वन, मैं बेटा बुक में देख के लिख देता हूँ, बार बार बैक जाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, क्या माइनस लिख लेना आप, जो मैं लिख रहा हूं साथ साथ लिखना चाहो तो साथ साथ लिख लो, वो आपकी इच्छा है। रो कर्ली क्यू वन डॉट अपॉन कर्ली क्यू वन प्लस क्यू वन डॉट कर्ली रो अपॉन कर्ली क्यू वन प्लस। अब आप देखो, जब 5 और 6 को कंबाइन करें तो ये 5 ही तो लिखी मैंने, इसमें डेल भी रह गया, सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। अब क्या 6 लिख दूं, प्लस करके इक्वेशन 6 क्या है, 6 क्या है, पी की क्यू की जगह बस पी तो रखना, रो कर्ली पी वन डॉट अपॉन कर्ली पी वन प्लस क्यू वन की जगह पे पी वन डॉट कर्ली रो अपॉन कर्ली पी वन, और पूरे में से क्या कॉमन है चांद मेरे, डेल। बताओ, यही तो था आपका, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं। अब क्या करो, रो वाली टर्म एक साथ लिख लो और ये वाली एक साथ लिख लो, बराबर माइनस रो और रो इसमें, तो रो कॉमन आ गया, बचा क्या, कर्ली Q1 डॉट अपॉन कर्ली Q1 प्लस ये बचा रो P1 डॉट अपॉन रो P1 प्लस। बेटा इनमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये तो जैसी है वैसी की वैसी रख दूं। ये वाली टर्म क्या है, Q1 डॉट कर्ली रो, थोड़ा सा हैंड राइटिंग यार, असल में अभी पैनल की आदत पड़ी नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे समय आएगा हैंड राइटिंग साफ हो जाएगी। अभी फिलहाल के लिए फॉरगिव करो, है ना। Q1 डॉट कर्ली रो, रो का P बना दे, क्यों बना देता हूँ, रो अपॉन कर्ली Q1 ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म P1 डॉट कर्ली रो अपॉन कर्ली P1, और आपकी कौन सा, ये मंझला ब्रैकेट और कर्ली भी एज इट इज। ठीक, अब आ जाओ हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, जो आपने पहले पढ़ी है। क्या पढ़ी है हैमिल्टोनियन इक्वेशन, बेटा ये Q1 डॉट था कर्ली एच अपॉन कर्ली P1 के बराबर पड़ा था, और P1 डॉट माइनस के कर्ली एच अपॉन कर्ली Q1 डॉट के बराबर पड़ा था। अरे यार आपने P मोमेंटम स्पेस क्या पढ़ा था, माइनस के कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के, याद है। जब 1 1 की बात करूंगा तो पीके की जगह क्यू के आ जाएगा। ये मैंने खुद ने पढ़ाया था आपको, किसमें, हैमिल्टोनियन में, इससे जस्ट पहले वाली यूनिट में। तो ये मैंने रफ कर दूं, ये हो गया। अब आप एक सिंपल सी चीज देखो, जब ये दोनों इसके बराबर है तो इसका डिफरेंशियल कर देना Q1 के रेस्पेक्ट में, Q1 के रेस्पेक्ट में, तो कर्ली बाय कर्ली Q1, और ये ऐसा कैसे ही तो कितना हो गया
कर्ली 2h अपॉन कर्ली Q1 और कर्ली P1, और इस वाली का ये रहा, इसका किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, P1 था, इसका P1 के रेस्पेक्ट में कर दिया, Q1 डॉट था ही तो P1 नीचे आ जाएगा। ये आप ये दोनों, ये वाली और ये वाली इक्वेशन देखो, क्या इनकी LHS बराबर नहीं है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी। देखो ये दोनों बराबर है, तो ये किसके बराबर है बेटा, ये तो इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, माइनस इधर आ जाएगा तो ये इसके बराबर है। अब ये माइनस की वैल्यू इधर आ गई तो प्लस बराबर 0 हो गया। तो अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 7 में चिपका दूं। इक्वेशन 7 ये है, थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है। देखो कर्ली Q1 डॉट अपॉन कर्ली Q1 प्लस कर्ली P1 डॉट अपॉन कर्ली P1 0 के बराबर। ये तो ये टर्म तो 0 होगी, तो मेरे पास क्या बचा, बाहर का माइनस बचा, ये टर्म तो 0 होगी। क्या बचा, Q1 डॉट और कर्ली रो अपॉन कर्ली Q1 प्लस P1 डॉट कर्ली रो अपॉन कर्ली P1 और ब्रैकेट ये बचा। बताओ, ये टर्म में ऐसी की ऐसी तो लिख दी मैंने, 2 बार लिखी हुई है बाय मिस्टेक। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, ये एक बेसिक सी चीज है, इसे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप इक्वेशन 7 कहाँ है, इक्वेशन 7 यही तो थी, इक्वेशन 7 आपकी ये बन गई। अब आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। ये क्या था, ये चेंज ही तो था। किसमें चेंज था, नंबर ऑफ पार्टिकल में ही तो चेंज चल रहा। तो ये क्या था, कर्ली बाई कर्ली टी इंटू डेल्टा एन, ये चल रहा है, ये कर्ली बाई कर्ली टी इंटू डेल्टा एन, ये चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेल्टा वी को इसके अपोन में ले आ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये रहा देखो, क्या यहीं ले आऊं, चलो ही ले आता हूँ, कर्ली बाई कर्ली टी इंटू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा वी बराबर में हो। देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, और रो किसके बराबर था, कर्ली एन अपॉन कर्ली वी के, तो इस वजह से आपका कर्ली टी बाई कर्ली टी रो के बराबर आ गया, आ गया। अब आपको एक चीज बेसिक से पता होनी चाहिए कि जो आपका रो है वो फंक्शन है क्यू पी टी का, ठीक, सिंस रो is the function of Q, P and T, जो P ढंग से बना लियो, दैट इज जो आपका रो है वो किसके बराबर है, रो Q, P, T के। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, कर सकते हो क्या, डी रो बाई डी टी, किसका, रो का, पहले रो के रेस्पेक्ट में। भाई यार हाथ से मिटाने वाली आदत पड़ रही, वो आदत अभी जाने की नहीं है ना, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, रो का क्यों के रेस्पेक्ट में कराओ, क्या हो जाएगा, अबे यार कर्ली क्यों, और यहाँ 1 की बात चल रही है, पी भी 1 है तो 1 1 लेके चलेंगे इंटू, और फिर इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो Q1 डॉट प्लस, अब रो का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बताओ, रो का P1 के रेस्पेक्ट में करेंगे और P1 का T के रेस्पेक्ट में, तो P1 T, कोई समस्या नहीं। अब रो का T के रेस्पेक्ट में करेंगे तो T के रेस्पेक्ट में तो ये आ गया इंटू डी टी बाई डी टी। अब आप एक सिंपल सी चीज देखो, अभी इसे भूल जाओ, यो जो लिखा हुआ इसे अभी भूल जाओ, यो जो लिखा हुआ इसे अभी ध्यान नहीं देना, पहले इसे प्रूफ को हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप देखो ये क्या है, कर्ली टी, कर्ली रो बाई कर्ली टी, इधर क्या है प्लस का है, इधर ले आऊं माइनस का हो जाएगा, तो dp बाई डी टी, पी नहीं है ये, पहली चीज तो क्या है, ये रो है, डी रो बाई डी टी माइनस कर्ली रो बाई कर्ली टी इज इक्वल टू, क्या बच रहा है, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू की टर्म में लिख लू, Q1 डॉट पहले लिख लू, कितना Q1 डॉट कर्ली रो अपॉन कर्ली Q1 प्लस कर्ली रो अपॉन कर्ली P1 इंटू P1 डॉट, यो
पता नहीं P1 डॉट कैसे बनता है। ठीक, अब आप देखो क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वेशन 8 सेम है नहीं है? सर बिल्कुल सेम है। टू डू बस P1 डॉट, डॉट तो है ना इसमें, दिखना रहा सर, दिख रहा है। तो मैं इस वाले टर्म की जगह वो लिख सकता हूं, हैंस इक्वेशन 8 बिकम्स, इसलिए इस इक्वेशन 8 क्या होगी, कर्ली टी बाई रो बराबर, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, डी रो बाई डी टी माइनस कर्ली रो बाई कर्ली टी। ठीक है, अरे यार जल्दी जल्दी में गलती करिए, यहाँ पे बाहर क्या है, माइनस है, माइनस है बाहर, बाहर माइनस है, तो जब इसकी जगह वैल्यू रखोगे तो बाहर माइनस भी तो लगाओगे, जब माइनस जाएगा अंदर के सिंबल बदल देगा, ये टर्म इसका कत्ल कर देगी, कर दिया, क्या बचा, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो डी बाई डी टी इंटू रो इज इक्वल टू 0। यही तो था पहला पार्ट, स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा इसने हिला दिया, अभी तो पार्ट सेकंड रह रहा है, ले लिया। चलो अब मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि हमें पार्ट सेकंड पढ़ना है, थोड़ा सा क्वालिटी को मैनेज करना, अभी सेटअप चल रहा है। अब देखो यहां से इसका पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। जो पार्ट सेकंड है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पार्ट से रिप्रेजेंट कर दिया, फेज पॉइंट इन फेज स्पेस कैसे दिए जाते हैं बेटा, फेज स्पेस में जो फेज पॉइंट है डेल्टा एन बराबर रो टीवी, यही तो देगा। अब यहां से मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूं, किसकी वैल्यू रख सकता हूं, रो डीवी की। सर ये कहां से रख रहे हो आप, मैं इसे क्या कर रहा हूं, dt से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, कैसे भाई यार, ये ना डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो d बाई डी टी डेल्टा एन बराबर, इसमें क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसे पहले यार ये यहाँ डी नहीं है, क्या है, डेल्टा है, डेल्टा 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 डेल्टा, अबे यार बार बार भूल जाता हूं मैं कि मेरे हाथ में व्हाइट बोर्ड नहीं है, डेल्टा भी फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड डी बाई डी टी डेल्टा वी प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये तो आपको पता है जीरो है। अब आपने एक चीज और पढ़ी है, जो नंबर है वो भी तो जीरो होता है, नंबर का डिफरेंशियल, नंबर भी तो कांस्टेंट है, द नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन अ हाइपर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो ये तो जीरो हो ही गया, बराबर क्या बचा, रो डी बाई डी टी डेल्टा वी प्लस, ये भी तो जीरो हो गया, ये कैसे जीरो हो गया सर, अब आपने अभी प्रूफ नहीं करा, डी बाई डी टी रो जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, अब रो तो जीरो हो नहीं सकता, तो आपके पास ये वाली टर्म, इसलिए डी बाई डी टी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। सेकंड यही तो था क्या, कि वॉल्यूम ऑफ हाइपर वॉल्यूम रेट पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंशन इन हाइपर वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, तो दोनों पार्ट प्रूफ हो गए, पहला तो बहुत इजी था, वो था टफ, दूसरा उतना ही इजी था। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा लेविलोस थ्योरम, एक दो बार देखना, आपकी भी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।